नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव पोर्शन जो देख रहे थे सेट नंबर 5 का। तो साइंस का सब्जेक्टिव वाला सेट 5 जो था उसका सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे। देखिए जैसा कि लिखा है ये सेक्शन बी, और सेक्शन बी में टोटल आपका जितना 7 क्वेश्चन है ना, तो 7 का 7 क्वेश्चन को देखेंगे और इसके सारे आंसर को भी हम लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी का, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग का जितना भी आंसर होगा ना, सब एनसीईआरटी आपके पास जो भी, या जेसीईआरटी जो आपके पास साइंस का बुक है, हम लोग बुक में जो आपका आंसर दिया उसी बुक से हम लोग आंसर को देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का आंसर क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको लिखना है किसी चालक का प्रतिरोध, पहला नंबर यहाँ लिखना है 1 नंबर, चालक की लंबाई 2 नंबर में लिखना है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और 3 नंबर में लिखना है तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बस आपको इतना ही आंसर लिख के छोड़ देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बस ये इसका क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आंसर, बस आपको इतना ही लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रचो नहीं है ना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने देख लिया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 था उसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण का बात, क्या अवतल, तो आपको लिखना है बिंब की दूरी जिसे यू मानते हैं बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग का जो यू होता है वो माइनस में लेना पड़ता है, और आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आवर्धन यानी m बराबर हो जाएगा -3। अब माइनस क्यों है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है m बराबर h' बटा h, और बराबर में फिर होता है -v बटा u। ठीक है, इसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, -v बटा u। तो हम लोग लिख सकते हैं m बराबर -v बटा u। अब देखिए m का मान आपको बैठाना है -3, और v का मान तो निकालना है, और u का मान आपका दिया हुआ -10, तो u का जगह में आपको क्या बैठाना है, -10। इसको सॉल्व करेंगे तो -10 को और -3 को हम लोग को करना है गुना, लेकिन उससे पहले जो माइनस है 10 का आ गया, जो फॉर्मूला का ये माइनस है, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -3 बराबर क्या आएगा, v बटा 10, और 10 को 3 से हम लोग गुना करेंगे तो v का मान -30 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये आपका क्या हो गया, आंसर फाइनल। ठीक है, बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है, बना लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है थर्मिट अभिक्रिया क्या है। उसके बाद फिर इसमें बोला है समीकरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी 3 टाइप का, एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन आपको जोड़ के पूछ लिया है। ठीक है, लेकिन आप एक ही बार में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का आंसर क्या होगा। देखिए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो यहाँ यह दिख रहा ना, यह के जगह में आपको लिखना है कुछ, यह के जगह में क्या लिखना है, कुछ, यह नहीं होगा। ठीक है, कुछ, तो यह के जगह में आपको लिखना है कुछ। विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। हम लोग एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसी के आंसर को फॉलो करेंगे, और यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि यह के जगह में आपको क्या लिखना है, कुछ। ठीक है, यह के जगह में क्या लिखना है, कुछ, यह नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि यह के जगह में क्या लिखेंगे, कुछ। उसके बाद देखिए आपको अभिक्रिया भी लिखना है, यानी ये अभी समीकरण आप लिख सकते हैं। तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर को देख लेते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा, जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं CaSO4.12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तो यहाँ आपका लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, आपका
कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। हम लोग पूरा एनसीईआरटी से हम लोग फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पहले हम लोग Na2O का यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए आपको करना क्या, Na का आपका जो संयुक्ता होता है वो एक बचता है, तो Na के ऊपर आपको एक डॉट लिखना है। इसी तरह Na दो बार है तो आपको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक है, दोनों में। अब O देखिए, O का हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट हम लोग का O का कितना आता है 6 गो, तो 1 इलेक्ट्रॉन Na से आया O के पास, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आया O के पास। ठीक है, तो टोटल हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, O के पास। तो O के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया और Na के से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो प्रत्येक Na में एक प्लस चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज होगा, प्रत्येक Na में एक प्लस चार्ज, लेकिन O इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए O के ऊपर O कितना इलेक्ट्रॉन टोटल ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो O के ऊपर आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन आप बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे डॉट डॉट 6 को दिया हुआ था, यहाँ देखिए 8 को दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, O जो है उसका पावर में दे देंगे 2 का माइनस, यानी ये 2 का पावर 2 नहीं है बल्कि ये 2 का पावर, उसको 2 का पावर माइनस होगा। क्या होगा, 2 के पावर माइनस। ठीक है, ये आप 2 का पावर 2 नहीं दीजिएगा, 2 का पावर माइनस दीजिएगा। ठीक, इसी तरह MgO का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आसान है दिखाना। देखिए Mg का 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, 2 डॉट, और O का तो 6 डॉट होता है, तो एक एक ले लेगा Mg से, तो Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, जब देगा तो प्लस चार्ज आया यहाँ पर। ठीक है, और O के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज, क्योंकि टोटल O कितना लेता है, 2 गो, इसलिए 2 माइनस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, एकदम इसी तरह आपको बना के आना है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, बिल्कुल आसान है एकदम बनाना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है जैविक आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए तो आंसर आपका हो जाएगा आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मानव में। ठीक, देखिए पाई जाती है विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भी भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो इसमें लिखा है जल संरक्षण के 3 पारंपरिक विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर को देखते हैं, जिसमें आपको वर्णन करना है जल संग्रह का पारंपरिक विधियों का। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक आपके पास जो साइंस का है उसी के बुक से हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो आपको लिखना है जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादीन बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बांधरसर एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधीस, बिहार में ओराह तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुलह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि। ये हम लोग का पारंपरिक जो आपका पुराना जल संग्रह की विधि है ये सारा होगा। तो आपको इतना ही लिखना है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। जैसा कि एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह को किस नाम से जानते हैं, कुल्लह के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का जो सेक्शन बी था उसमें टोटल 7 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर देखा, और हम लोगों का जो आंसर है उसका सोर्स आपका एनसीईआरटी बुक ही है। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से एक बार करके आंसर को देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।